हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आपने सुना होगा कि कहते हैं मैथ्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। आप फिजिक्स जो है वो बिना मैथ्स के नहीं कर सकते। अगर आप नीट का पेपर भी देखेंगे तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन न्यूमेरिकल होते हैं जिसमें एक्चुअली में मैथ का यूज होता ही होता है। इवन आप क्लास 12th में भी अगर जो फुल मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथ नहीं रखा होता, उन्हें भी ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है। अक्सर नीट और ये जो मैंने अभी बताया क्लास 12th वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, इन्हें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ती है वो ये है कि इनके दिमाग में एक मिथ होता है। या तो इनके दिमाग में होता है कि अरे नहीं, मैथ्स ज्यादा नहीं होती, बहुत कम मैथ्स होती है, बहुत ही मिनिमम मैथ्स होती है, हो जाता है बहुत आराम से, आप फिजिक्स कर लोगे। या इनके दिमाग में ऐसा बैठ जाता है कि अरे बहुत ज्यादा मैथ है, नहीं हो पाएगा, फिजिक्स तो हमारे लिए एक तरह का इम्पॉसिबल है, हमें इससे एस्केप करना पड़ेगा। ये इस दो तरह के मिथ्स उनके दिमाग में बैठ जाते हैं। तो बेटा, अगर आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो और एक क्लियर कट सॉल्यूशन चाहते हो तो प्लीज एंड तक इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि मैं सब मिथ्स क्लियर करूंगा। मैं सब मिथ क्लियर करूंगा और डिटेल्ड मैनर में बताऊंगा कि मैथ कितना रिक्वायर्ड है। ये बात सच है कि मैथ रिक्वायर्ड है। अभी इस वीडियो में बताता हूं, जो इस वीडियो का टाइटल भी है, नो मैथ नो सिलेक्शन। मैथ तो आपको आना चाहिए, लेकिन कितना मैथ आना चाहिए? क्या क्लास 12th में जो आता है या जेई में जो मैथ आता है उतना मैथ आना चाहिए? कितना मैथ आना चाहिए? और टॉपिक वाइज बताइए सर, कितना मैथ आना चाहिए। ऐसे नहीं कितना मैथ पढ़ लिया, इतना मैथ पढ़ लिया, एकदम टॉपिक वाइज बताओ कि हाँ इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। इसलिए मेरी कही हुई हर बात प्लीज इस वीडियो में बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर नोट्स बनाना चाहे तो नोट्स भी बना लेना। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। कौन कौन से टॉपिक्स मैंने एक डिटेल एनालिसिस किया और फिर निकाला कि हाँ यही टॉपिक्स हैं और इतने ही टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं। सबसे पहले आ जाता है ये भी, क्योंकि मैथ्स का ही पार्ट है, वेक्टर्स एंड स्केलर्स। वेक्टर्स एंड स्केलर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? वेक्टर्स एंड स्केलर्स में आपका एडिशन ऑफ वेक्टर्स हो गया, वो इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स हो गया, वो भी इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय अ स्केलर, वो इंपॉर्टेंट है। डॉट प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, क्रॉस प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें वेक्टर्स एंड स्केलर्स में, जो कि आपको मोशन इन 2D में भी पढ़ाई जाती है। तो आपको अपना मोशन इन 2D जो पार्ट है उसमें जो है बहुत क्लियर कट जितना आपको मैथ्स पढ़ाया जाएगा उतना ही वेक्टर्स एंड स्केलर्स में आएगा, और वही चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है। तो आपने बस याद रख लिया, एडिशन आपको आनी चाहिए, सब्ट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब चीजें आनी चाहिए। दूसरा आपका आ गया एवरेज और मीन। एवरेज और मीन सर कहां पे काम आ रहा है? एवरेज और मीन आपका काम आ रहा है जब आप एरर्स पढ़ोगे, निकालते हैं ना, उसमें मीन आप निकालते हो, फिर उसके बाद रिलेटिव एरर निकालते हो, फिर परसेंटेज एरर निकालते हो। इसी तरीके से जब आप आरएमएस करंट पढ़ते हो, ठीक है, उस टाइम भी आपको मीन निकालना पड़ता है। मीन करंट निकालते हो, उस टाइम पे बहुत काम आता है। तो एवरेज तो आपको आना ही चाहिए, कभी पूछा जा सकता है दो क्वांटिटीज की क्या एवरेज है, तो ये चीज भी आपको आनी चाहिए। तीसरा टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है वो है रेशियोज। ठीक है, आपको लास्ट में पूछ दिया जाएगा व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रीवियस एंड द न्यू वैल्यू, उनका क्या रेशियो आया, वॉल्यूम पहले इतना था बाद में इतना आया तो उनका कितना रेशियो आएगा। तो ये रेशियोज वाले सवाल आपको समझ में आने चाहिए। परसेंटेज और प्रोपोर्शन वाले भी समझ में आने चाहिए। आपको बड़ी बार दे दिया जाता है कि एक्स अमाउंट की परसेंटेज है, मान लो कह दिया जाए 90% ऑफ द करंट इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर, इस वायर से 90% ऑफ द करंट जा रहा है, तो पता लगना चाहिए ना क्या कितनी परसेंटेज की बात हो रही है। यहां में से अगर 9/10 ऑफ आई जा रहा है तो वहां से I/10 जाएगा। तो ये परसेंटेज वाला खेल जो है ये आपको समझ में आना चाहिए, जो आपने 10th तक पढ़ा हुआ है। तो परसेंटेज आपको जरूर आना चाहिए। ये टॉपिक्स बेटा प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है आपका ग्राफिकल एनालिसिस। ग्राफिकल एनालिसिस में सर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? ग्राफ में हमें क्या आना चाहिए? जैसे आप एरिया अंडर द कर्व आता है, तो ग्राफ का एरिया किस तरीके से निकाला जाता है जब वो एक रेक्टेंगल बनता है, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, जब आप एरिया वाली चीजें जो आप पढ़ते हो, एरिया अंडर द स्लोप, ये वाली चीजें जब पढ़ते हो, ये सब चीजें आपको ग्राफिकल एनालिसिस में आनी चाहिए। फिर डिफरेंट एरियाज हो गए, जैसे आपका सर्कल हो गया, इसकी क्या इक्वेशन होती है, इलिप्स हो गया, ठीक है, फिर आपका पैराबोला हो गया, ठीक है जी, लाइन हो गई। तो ग्राफ आपको थोड़ा रीड करना आना चाहिए कि ग्राफिकल, फिर आपको बोल दिया जाए स्लोप निकाल के बता दो जी, वेलोसिटी के लिए काम में आता है, एक्सेलरेशन के लिए काम में आता है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि स्लोप क्या किस तरीके से निकालना है, एरिया किस तरीके से निकालना है, ग्राफ में बहुत काम आता है। थर्मोडायनेमिक्स में बोलते हैं ना, सर्कल से एरिया आपका निकलता है कि वर्क डन कितना हुआ, कभी वो ट्रेपीजियम बन जाता है। ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। तो एक ग्राफिकल एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाता है आपका डिफरेंशिएशन। कितनी डिफरेंशिएशन सर आनी चाहिए? क्या डिफरेंशिएशन आनी चाहिए? जो बेसिक बेटा जी चेन रूल है, प्रोडक्ट रूल है डिवाइड रूल है, वो आपको आना चाहिए। और डिफरेंशिएशन ऑफ जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होगी, एक्स रेज टू पावर एन हो गया, ई रेज टू पावर एक्स हो गया, इस तरीके के छोटे मोटे जो फंक्शंस हैं ये आपको आने चाहिए। बाकी जो आपका एडिशन का रूल होता है, प्रोडक्ट रूल होता है, डिवीजन रूल होता है, वो आने चाहिए। ठीक है,
डिफरेंशिएशन क्लियर हो गई। इसके बाद आगे चले, वैसे ही आ जाता है आपका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, एक्स रेज टू पावर एन की क्या इंटीग्रेशन होती है, एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, वन अपॉन एक्स की आ गई लॉग एक्स, ई रेज टू पावर एक्स की ई रेज टू पावर एक्स ही रही, साइन की क्या इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस, कॉस की क्या होती है साइन। ये बस छोटी मोटे आपको आता होगा तो क्लियर है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, या इससे आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन आपकी कहां यूज होती है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन आपकी सबसे अच्छी एग्जांपल है जब आप जी की वैल्यू निकालते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। याद होगा आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या होता था, जब आप हाइट पे निकालते थे, जब आप हाइट पे निकालते थे तो आता था h अपॉन आर का इस तरीके से स्क्वायर आता था, तो हम लोग लिखते थे g इंटू वन माइनस टू एच अपॉन आर, क्योंकि ये आपका बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लेते थे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बोलते थे कि h इज वेरी वेरी लेस देन r, या इस तरीके से आता ना वन माइनस एक्स रेज टू पावर n, और अगर x आपका वन से बहुत छोटा है तो वन माइनस एन एक्स, ये आपका आ जाता है। बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटा मोटा सवाल इससे बन जाता है। ठीक है, इनफाइनाइट जीपी का सवाल अगर मैं बता दूं, आपको याद होगा पोटेंशियल का सवाल है, पीवाईक्यू में भी आ चुका है कि एक बार जो है उसे सेंटर पे रखा, फिर कुछ डिस्टेंस पे रखा, फिर कुछ डिस्टेंस पे रखा, और बाद में वो इनफाइनाइट जीपी की सीरीज बनती है। वो कुछ इस तरीके की सीरीज बनती है, ए प्लस ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर रेस टू पावर, ऐसे से बढ़ते जा रहा है, तो इसका सम जो होता था वो ए अपॉन वन माइनस आर होता है। ठीक है, ये आपको आना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इनफाइनाइट जीपी आपको पता होना चाहिए। इनफाइनाइट जीपी के बाद हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है तीनों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटीज होगी। साइन कॉस में कैसे कन्वर्ट होता है, कॉस साइन में कैसे कन्वर्ट होता है, टैन कैसे सेक में कन्वर्ट होता है, ये सब चीजें जो है कन्वर्जन ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको जो है बेस दे दिया जाए और हाइपोटेन्यूज दे दिया जाए तो कॉस थीटा कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर दे दिया जाए और हाइपोटेन्यूज दे दिया जाए तो कैसे एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट होते हैं। साइन का आप जब आप एक वेक्टर के दो कंपोनेंट बनाते हो, जब आप लोग एनएलएम पढ़ते हो, एनएलएम में क्या होता है, कंपोनेंट बनाने पड़ते, तो वो कंपोनेंट साइन और कॉस के बनाने आनी चाहिए, उतनी ट्रिग्नोमेट्री आपको आनी चाहिए। तो ये ट्रिग्नोमेट्री वाला भी हो गया। फिर आ जाता है ज्योमेट्री एंड मेजरमेंट्स। ज्योमेट्री एंड मेजरमेंट्स में क्या क्या आ जाएगा आपका, ज्योमेट्री एंड मेजरमेंट में आ जाएगा जी एरिया निकालना आना चाहिए, वॉल्यूम निकालना आना चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। फिर आपका क्या आ गया ज्योमेट्री में कि आपकी जो लाइन है अगर उसकी स्लोप निकालने को आपको बोल दिया जाए कि भाई कैसे निकालनी है, लाइन की जो इक्वेशंस होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस होती हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म में बताइए, ठीक है, सिंगल पॉइंट फॉर्म में बताइए, डबल पॉइंट फॉर्म में बताइए, वो सब आपको आनी चाहिए। तो ये आ गया आपका ज्योमेट्री एंड मेजरमेंट। कर लोगे ये चीज, जब आपको बीकर का एरिया निकालने को बोल दिया जाए, स्फेयर का एरिया निकालने को बोल दिया जाए, ठीक है, आपको जो हेमिस्फेयर का एरिया, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, कर्व्ड वॉल्यूम, ये सब आपको पता होनी चाहिए। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ये सब चीजें सवाल में इस्तेमाल होती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये चीजें आपको पता हो। प्लीज बेटा मेरे वर्ड्स बहुत ध्यान से सुनना, मैं किस किस का बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये वॉल्यूम एरिया ये सब चीजें आपको निकालना आनी चाहिए। ठीक है बेटा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमारे आ जाते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस। लॉगरिथमिक फंक्शंस में क्या क्या आ जाता है बेटा, जैसे लॉग के जो बेसिक्स होते हैं, लॉग के बेसिक्स क्या होते हैं, नेचुरल लॉग क्या होता है ना, एल जिसके आपके नीचे 10 जो है बेस होता है, एक में बेस ई होता है। ठीक है, जो बेसिक लॉगरिथमिक जो मतलब आइडेंटिटीज होती हैं, जैसे कि हम लोग क्या लिखते हैं, लॉग ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। ठीक है, वैसे ही log ऑफ a अपॉन b इज इक्वल्स टू log ऑफ a माइनस log ऑफ b। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। log ऑफ a रेज टू पावर b किसके बराबर होता है, b इंटू लॉग ऑफ a, ये आ गया। इस तरीके की जो चीजें हैं, जैसे छोटे मोटे लॉग के जो फंक्शंस हैं, ये आपको आने चाहिए। ठीक है ना, समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गई ये बात। अगर मैंने ऐसे लिखा हुआ है log टू द बेस e a इज इक्वल्स टू b, तो इसका क्या मतलब हुआ, a इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर b। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं, ये आनी चाहिए, और बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा आना चाहिए। बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा का क्या मतलब हुआ, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने आने चाहिए आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आनी चाहिए, उसके रूट्स आने चाहिए। ठीक है, ये सब रूट्स निकालने आने चाहिए कि कैसे रूट्स निकालते हैं, सम ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, ये आपको अलजेब्रा का आना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपको
जो है कभी भी कॉम्प्लेक्स कभी बन जाए तो आपको पता लग जाएगा रूट्स कैसे निकालने, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी हुई है तो पता लग जाएगा टाइम कब किस टाइम पे वो जीरो आ रहा है, उसके आप रूट्स निकाल लोगे, वहां से निकल जाएगा। तो बेटा मेरी बात क्लियर हुई, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ठीक है। ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें हैं, अगर आप ये कर लोगे ना, अलजेब्रा कर लोगे, लॉगरिदमिक बेसिक्स कर लोगे, ज्योमेट्री मेजरमेंट आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा, इन्फिनाइट जीपी कर लोगे, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन के बेसिक्स कवर कर लोगे, और साथ में ये सब चीजें वेक्टर्स एंड स्केलर्स, एवरेज, रेशो, ग्राफिकल एनालिसिस और डिफरेंशिएशन, ये सब चीजें अगर आपने कर ली, इसके अलावा बेसिक मैथ्स में और कुछ नहीं है जो आपको जरूरी में पढ़ने वाला है, ठीक है। सारा इसी के इर्द गिर्द है, इतना आपने कवर कर लिया, आपका हो गया। तो मैंने बहुत क्रिस्प फॉर्म में आपको बता दिया कि क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने की जरूरत है। आई होप ये वीडियो में मैंने जो जो बातें आपने बोली हैं वो आपने बहुत अच्छे से नोट कर ली होंगी, बहुत अच्छे से आपको जहन में बैठ गया होगा कि क्या चीजें पढ़नी है और इनकी एप्लीकेशन कहाँ आती है। बच्चों को नहीं पता होता, इसलिए मैंने विद एप्लीकेशन बताया कि कौन कौन सी चीज कहाँ आनी चाहिए। तो आई होप बेटा सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब बेसिक मैथ्स को लेके आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, आपको क्रिस्टल क्लियर है कितना मैथ रिक्वायर्ड है और मुझे अपनी कैलकुलेशंस किस हिसाब से कितनी आनी चाहिए। तो बेटा मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।